नमस्कार मित्रों, 91.2 FM झुंझुनू की आवाज़ से मैं अमिता गौड़ आज आपके साथ हूँ। आज हमारे स्टूडियो में विराजमान हैं MBBS MS फॉक्सी IVF ट्रेन डॉक्टर गुलशन बानो। तो आज मुखातिब होते हैं गुलशन बानो जी से और जानते हैं कि महिला और बालिकाओं में गर्भाशय ग्रीवा और स्तन कैंसर के क्या क्या कारण हैं और उनके क्या निवारण है। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार मैम, थैंक यू वेरी मच। हाँ मैम, आज हम जानना चाहेंगे कि एक नॉर्मल सी एक बीमारी का रूप ले चुकी है गर्भाशय ग्रीवा में होने वाला कैंसर। तो आप थोड़ा सा बताएं हमें कि ये कैंसर होता कैसे है, इसका रूप क्या होता है। जी मैम, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि जैसे इंडिया में गर्भाशय ग्रीवा, जिसको सर्वाइकल कैंसर भी कहते हैं, महिलाओं में होने वाला दूसरा सबसे कॉमन कैंसर है और विश्व में ये चौथा मोस्ट कॉमन कैंसर है। तो बेसिकली ये बहुत ही कॉमन कैंसर है, तो इसके बारे में हमें जानना बहुत ही आवश्यक है और महत्वपूर्ण है। ये जो होता है, एक हमारे वायरस होता है HPV वायरस, जो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस होता है, जो मोस्टली सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होता है, उसके कारण होता है। और इसके अपने बहुत सारे स्ट्रेन्स होते हैं जो कि अगर आपके शरीर में 10 से 15 सालों तक अगर ये जो इन्फेक्शन है अगर कंटिन्यू रहता है और इसका अगर इलाज नहीं होता या आपकी बॉडी इसको क्लियर नहीं कर पाती, तो फिर ये कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा, इसके साथ ही ये बताएं कि हमारी जो दैनिक दिनचर्या होती है महिलाओं की, उनमें साथ साथ क्या महिलाओं को इसका आभास होता है कि उनको ये गर्भाशय ग्रीवा में कोई प्रॉब्लम हो रही है या कोई लक्षण उनको दिख रहे हों। जी मैम, बेसिकली इसके जो लक्षण होते हैं, मोस्ट कॉमनली जो लक्षण होता है वो यही होता है, जैसे कि कहीं काफ़ी ज़्यादा समय से उनको अगर जो है वजाइना के थ्रू से सफ़ेद पानी या वाटरी डिस्चार्ज हो रहा है, जो कि इवन दवाइयाँ लेने पे भी क्लियर नहीं हो रहा है या बहुत समय से है। दूसरी चीज़ जो होती है इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग मतलब 2 महीनों जो माहवारी आती है उसके बीच बीच में भी आपको स्पॉटिंग हो रही है, ब्लीडिंग हो रही है। या फिर पोस्ट कोइटल ब्लीडिंग, यानी कि जब आप हस्बैंड के साथ रहते हैं, संबंध बनाते हैं, उसके बाद अगर आपको ब्लीडिंग हो रही है, वो ये भी एक काफ़ी कॉमन इसका लक्षण है। या फिर जैसे कि महीना आपका बंद हो गया है और उसके बाद अगर माहवारी आना वापस शुरू हो गया है या थोड़ा बहुत ब्लीडिंग भी अगर आपको दिखाई दे रहा है, तो फिर ये इसके लक्षण हो सकते हैं। साथ में अगर परसिस्टेंट मतलब काफ़ी समय से अगर आपको लोअर बैक एक है, मतलब कमर का निचला हिस्सा दर्द कर रहा है, वो भी इसका एक लक्षण हो सकता है। तो ये लक्षण तो बहुत भारी है, क्योंकि महिलाएं ज़्यादातर कामकाजी होती हैं और वो बहुत परेशानी का अनुभव भी करती होंगी। बिल्कुल, और वो ऐसी छोटी छोटी परेशानियों को इग्नोर भी कर देती हैं कि नहीं, ये बीच में ब्लीडिंग तो महीने की गड़बड़ से हो गई होगी, थोड़ी हार्मोन की, बट ऐसे में अपने को जाके एक बार ज़रूर चेकअप ज़रूर करवा लेने चाहिए। स्पेशली मैं बोलूँगी, जैसे सफ़ेद पानी की दिक्कत मोस्ट ऑफ द महिलाओं को होती है, लेकिन वो चेकअप के लिए नहीं जाती, तो ये एक बहुत बड़ा मतलब लक्षण भी होता है। तो मतलब अपने आप को इग्नोर ना करें और ज़रूर जाके अपने आप को दिखाएं। हाँ मैम, अच्छा आजकल तो सभी बहुत फ्रैंक हैं और इतना शर्माने की बात भी नहीं है, और बहुत सारी ऐसी जगह हो गई हैं जहाँ आप अपनी बात को बोल सकते हैं। बिल्कुल। और महिलाएं ज़्यादातर, मुझे लगता है ग्रामीण एरिया में महिलाएं ज़्यादा छुपाव करती हैं। तो आपकी बातों से तो मैं यही समझ पा रही हूँ कि जो भी श्रोता हमारे सुन रहे हैं वो जाने कि इसमें छुपाना कुछ भी नहीं है, बिल्कुल और क्लियर करना है। बिल्कुल। मैम, इसके अलावा और कोई निवारण या बचाव, कोई मेडिसिन या इसका कोई टीका या इस तरह की कोई चीज़? देखो, मैं आपको बताती हूँ, सर्वाइकल कैंसर के मेनली जो कारण है, मैंने आपको बताया कि HPV इन्फेक्शन होता है। तो इसका मतलब होता है कि जैसे कि अर्ली एज में शादी हो गई या ज़्यादा बच्चे हो गए या फिर मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स हो गए, ये सब इसके कॉजेज हैं। तो बेसिकली एक तो प्रोटेक्टेड लाइक कॉइटस और प्रोटेक्टेड है ना हैबिट को ऑप्ट करना, ये एक बहुत मतलब जैसे कि कॉन्डोम का यूज़ इसके लिए लाभदायक है। दूसरी चीज़ इसके लिए स्क्रीनिंग मतलब जिसको हम मतलब होने से पहले ही पहचान सकते हैं, उसके लिए एक टेस्ट आता है, पैप स्मीयर टेस्ट होता है। उसको हर महिला को, जो भी सेक्सुअली एक्टिव फीमेल है, उसको 21 साल की उम्र से ही शुरू कर देना चाहिए।
और जो है हर 3 साल में इसको 30 साल की उम्र तक हमें करवाना चाहिए। 30 साल की उम्र के बाद ये जो टेस्ट है पैप स्मीयर, इसको साथ में हम HPV जो कि वायरस है उसके DNA के साथ कंबाइन करते हैं, तो इस टेस्ट की फ्रीक्वेंसी और थोड़ी कम हो जाती है और हम इसको हर 5 साल में करना चाहिए। इस टेस्ट की एफिकेसी जो है ऑलमोस्ट 95% होती है, मतलब ये 95% तक ये जो टेस्ट है हमारे जो सर्वाइकल कैंसर के केसेस हैं उनको डायग्नोज कर सकता है। और ये जो एकमात्र ऐसा कैंसर है जो होने से पहले हम 10 से 15 साल पहले से इसको पता कर सकते हैं, क्योंकि इतना समय इसको लगता है, इतना लेटेंट पीरियड होता है। तो बहुत अच्छा स्क्रीनिंग टूल हमारे पास अवेलेबल है। तो हर फीमेल को ये टेस्ट अपने मतलब रूटीन और एनुअल मतलब टेस्ट में ज़रूर डालना चाहिए कि हर 21 से 30 साल की फीमेल हर 3 साल में पैप स्मीयर कराए और 30 साल के ऊपर की महिला 65 ईयर्स तक पैप स्मीयर प्लस HPV DNA टेस्टिंग कराए फॉर एवरी 5 ईयर्स। मैम, जैसे अभी आपने बताया कि इस तरह के टेस्ट और ये मेडिसिन हैं, तो इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होता? टेस्ट ये जैसे कोई मेडिसिन खा रहा है तो उसका कोई साइड इफेक्ट हो जाए, जैसे किसी लड़की की नई शादी हुई है और उसको स्टार्टिंग से ये प्रॉब्लम है, तो क्या उसको कंसीव करने में या वहीं कहीं दिक्कत हो सकती है या इसका कोई साइड इफेक्ट हो सकता है? देखो, टेस्ट बिल्कुल नॉन इन्वेजिव है। नॉन इन्वेजिव मतलब हमें किसी चीज़ को कहीं से कुछ नहीं करना है, बस हम बच्चादानी के मुख से बिल्कुल बाहर से उसकी जो सेल्स होती हैं बच्चादानी के मुख पे वो लेते हैं, बिल्कुल एक ब्रश की सहायता से, यू कह सकते हो, और एक स्वैब की सहायता से, और उसको फिर हम लैब में भेजते हैं जिसको माइक्रोस्कोपी में देखा जाता है कि उसमें कोई चेंजेस तो नहीं है। तो इसके बिल्कुल कोई हार्म, कोई साइड इफेक्ट कुछ भी नहीं है, इसमें कोई भी ऐसा नहीं है। आपने बहुत अच्छी जानकारी दी और लोगों को समझना चाहिए और जानना भी चाहिए, और आजकल तो लोग बहुत जागरूक हैं। बिल्कुल। इसी के साथ मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगी कि ये एक ऐसा कैंसर है कि जिसके लिए वैक्सीन भी अवेलेबल है स्पेसिफिकली, और वो भी बहुत बहुत इफ़ेक्टिव है अगर आपने उसको सही उम्र में दिया है। तो 9 से 15 साल की उम्र में इसको लगाया जाता है और तब इसके 2 डोजेज लगती हैं, और ये भी ऑलमोस्ट आपका 95 to 97% एफिशिएंट है आपको प्रोटेक्ट करने में। तो इसी को अगर तब नहीं लगा पाएँ तो 45 ईयर्स की एज तक भी लगा सकते हैं, लेकिन तब हमें इसकी 3 डोजेज लगानी होती हैं। अच्छा, जैसे आपने बताया 45 तक की एज में लगा सकते हैं, तो हमें ये बीमारी नहीं है तब लगा सकते हैं या हमें पता चला है तब लगा सकते हैं? अगर एक बार पता चल गया, अगर इन्फेक्शन है उसके बाद वो उसको प्रोटेक्ट नहीं करेगा। बेसिकली अगर उससे आप इन्फेक्टेड नहीं हो तो वो आपको प्रोटेक्ट करेगा। अच्छा, बहुत अच्छी जानकारी दी मैडम आपने। मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगी, और हमारे श्रोताओं के जहन में भी ये सवाल आ रहा होगा कि जैसे आजकल ब्रेस्ट कैंसर बहुत होता है, ये किसी भी उम्र में कभी भी हो जाता है, तो ये कैसे होता है? आप थोड़ा हमें बताएं, और इसके लक्षण हमको कहाँ इग्नोर करते हैं या हमें इग्नोर नहीं करना है, ऐसे किस तरह के लक्षण होते हैं जो ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है? बहुत छोटी उम्र में भी लड़कियों को होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आजकल स्पेसिफिकली इंडिया में, इंडियन वुमेन्स में जो ब्रेस्ट कैंसर या जो टाइप आ रहा है वो अर्ली एज वाला है। वेस्टर्न वर्ल्ड में है जो है वो हम बोलते हैं कि आफ्टर 50 वाला कॉमन है, लेकिन हमारे यहाँ जो अर्ली एज वाला ज़्यादा कॉमन है, जो कि ज़्यादा खतरनाक भी होता है, ज़्यादा प्रोग्रेसिव भी होता है। तो बेसिकली इसके जो कारण होते हैं मेनली जो 5 to 10% तो जेनेटिक होते हैं, मतलब तुम्हारे जीन्स में या तुम्हारे कुछ ऐसे म्यूटेशंस होते हैं जो तुम्हारी फैमिलीज में रन करता है। लेकिन ऑलमोस्ट बाकी 90% है वो स्पोरेडिक होता है। स्पोरेडिक मतलब किसी को भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि भाई आपकी फैमिली हिस्ट्री नहीं है तो आपको नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होता है। तो इसके जो मेनली जो कारण होते हैं ये होते हैं कि जैसे कि लेट उम्र में शादी करना, बच्चे कम करना, या फिर बच्चों को दूध कम पिलाना, बिकॉज स्तनपान जो है वो ब्रेस्ट कैंसर के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टिव फैक्टर है। तो मतलब जो बोला जाता है कि 6 महीने तक तो ज़रूर सबको कराना चाहिए, है ना। तो ये सब फैक्टर्स हैं जो बेसिकली आजकल ज़्यादा वो कर रहे हैं। और थोड़ा सा अपना खान पान आजकल जो हो गया सारा बिल्कुल हर चीज़ में बिल्कुल प्रोसेस्ड फूड है, या मैं बोलूँगी पेस्टिसाइड्स हैं, तो ये सब चीज़ें हैं, ये डेफिनेटली एक एड ऑन फैक्टर्स हैं फॉर ब्रेस्ट कैंसर ऑल्सो। एक चीज़ और जानना, मेरे जहन में एक सवाल है मैम, कि ये जो ब्रेस्ट कैंसर है ये मासिक धर्म स्टार्ट होने तक होता है या उससे पहले भी कोई चांसेस होते हैं?
मासिक धर्म स्टार्ट होने से यूजुअली उससे पहले नहीं होता है। मतलब यंग एज में भी अगर मैं बोलूँ तो मतलब ऐसा नहीं है, अर्ली 30s में ही ज़्यादा कॉमन होता है। और उसके बाद मोस्टली जो है ये लेटर ऑन एज में होता है, मतलब अच्छा। 40 या उसके बियॉन्ड। तो अपनी स्किन या अपने बॉडी पे जो ऊपर की त्वचा पे कोई किसी तरह के कोई सिम्टम आते हैं इस कैंसर के? डेफिनेटली इसके जो सिम्टम होते हैं, एक होता है जो कि आपका स्तन में कोई किसी तरह की गांठ हो, ये दिख रही हो, या फिर जो मेन चीज़ है वो ज़्यादातर चीज़ें इग्नोर करते हैं, वो है निप्पल मतलब जो आगे की जो नुकीली जो निकला हुआ होता है वो रिट्रैक्शन, मतलब वो अंदर की तरफ धंसा हुआ अगर दिख रहा हो। किसी का अगर पहले से है तो अलग बात है, अगर पहले से नहीं है और अगर वो थोड़ा भी धंसा हुआ लग रहा है तो ये एक लक्षण हो सकता है इसका। इसके अलावा जैसे कि आर्मपिट जो है, एक्जिला मैं बोलूँगी, बगल जिसको कहते हैं, उसमें कोई अगर आपको गांठ जैसे नज़र आ रही है वो भी इसका लक्षण हो सकता है। या फिर हाथ में कोई सूजन वगैरह है, ये भी इसका एक लक्षण हो सकता है। या फिर कोई घाव भी है जो काफ़ी समय से अगर ठीक नहीं हो रहा है, जो स्तन के ऊपर है, अगर आपने दिखा लिया, अगर 2 हफ्ते में वो ठीक नहीं हो रहा है तो इट कुड ऑल्सो बी ए साइन ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। एंड या फिर जैसे अपना संतरे का छिलका होता है ना, अगर चमड़ी वैसे हो रही है बिल्कुल ऊपर से छेद जिसको प्योदे ऑरेंज अपीयरेंस भी बोलते हैं, दिस कुड ऑल्सो बी एन साइन ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। मैम एक सवाल जो बहुत इम्पोर्टेंट मुझे लग रहा है वो ये, जैसे महिला का ब्रेस्ट कैंसर स्टार्ट है और सिम्टम उसने नोट नहीं किए, अवेयर नहीं है वो, और वो बच्चा फीडिंग कर रहा है, तो क्या इसका इफेक्ट कहीं बच्चे पे पड़ता है या इसका कोई बहुत बड़ा कोई नेगेटिव इफेक्ट होता है? नहीं, इसका बच्चे, क्योंकि ये कोई इन्फेक्शियस डिजीज नहीं है जो कि मतलब ब्रेस्ट फीडिंग के थ्रू ट्रांसमिट हो जाएगी, है ना, तो इसका कोई एज सच इफेक्ट बच्चे पे नहीं पड़ता है। इसके मैडम थोड़ा सा ये है कि अगर किसी को पता चल गया कि हमें ब्रेस्ट कैंसर है तो इसका सिर्फ ऑपरेशन ही है, इसके अलावा कोई वैक्सीन या इसका कोई मेडिसिन इस तरह का कुछ है? वैक्सीन तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन एक जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ इसके लिए वो है सेल्फ एग्जामिनेशन। हर फीमेल को नहाते वक्त ऐसे भी अपने सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ज़रूरी पार्ट है। उसमें उनको, जैसे मैंने बताया कि अपने निप्पल का, अपने स्किन का, वो सब चीज़ें देखनी, प्लस अपना हैंड से पैल्पेट करके देखना है कि कहीं कोई मांस मुझे नज़र नहीं आ रहा। उसमें भी दोनों हाथ ऊपर करके और पीछे बैक पे लगा के, है ना, अपन ये भी मिरर के सामने खड़े होकर देख सकते हैं कि हाँ भाई कोई मतलब चेंजेस या शेप में या कहीं मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहे हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। प्लस एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है कि जैसे 40 के अबव फीमेल्स को एक टेस्ट अवेलेबल है, एक्सरे जैसा होता है जिसको हम मैमोग्राम कहते हैं, वो करवाना। वो इवन मतलब राइस के जितनी साइज जो होती है उतना भी ट्यूमर को कैच कर लेता है, और जितना जल्दी अगर हमें पता चलता है उतना ही ज़्यादा क्योरेबल होता है। ये डेफिनेटली हम इसको उतने ही अच्छे से अनकम्प्लीटली ट्रीट कर सकते हैं। बहुत अच्छी जानकारी दे रहे हैं आप, और मुझे लगता है कि श्रोता इसको ज़रूर ध्यान देंगे और इसका पूरा बेनिफिट लेंगे। इसके मैडम बचाव के क्या कारण है? इसका कोई बचाव होता है, ये नॉर्मली एक प्रॉब्लम है जो हो जाती है रेयर? इसका बचाव जैसे कि जो कारण हैं हमें उन पे ध्यान देना चाहिए कि भाई हाँ बहुत लेट मैरिजेस नहीं हो, बेबी को बिल्कुल फीड कराया जाए जब भी, है ना, ये सब चीज़ें। स्पेशली जो हैं वो है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, वो बहुत इंपॉर्टेंट इसका बचाव का एक कारण है, जिसमें स्पेशली है अल्कोहल एंड स्मोकिंग का, टोबैको च्यूइंग का बहुत बड़ा रोल है। तो ये सब स्पेसिफिकली बिल्कुल अवॉइड करने चाहिए। खान पान में भी जितना हो सके प्रोसेस्ड पैक्ड फूड सब अवॉइड करने चाहिए, जितना हो सके अपना ऑर्गेनिक और बिना पेस्टिसाइड्स की चीज़ें अपने इस्तेमाल करें। यही अपना स्पेसिफिकली जो चीज़ें हैं ओवरऑल बाकी सब कैंसर्स के लिए भी, जैसे कि प्लास्टिक की थैलियों में रखे हुए खाना नहीं खाएं, प्लास्टिक के बर्तन में गर्म खाना नहीं डालें, ये सब चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। और सेल्फ एग्जामिनेशन तो है ही, जो करके हम अपने आप को अर्ली डिटेक्शन प्लस रूटीनली अपने डॉक्टर्स के पास जाके एग्जामिनेशन लेस देन 35 ईयर्स में अल्ट्रासाउंड पे भी अपन पिक कर सकते हैं। एंड इफ़ यू आर मोर देन 40 और मोर देन 40 तो मैमोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। मैडम आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है और मुझे लग रहा है कि श्रोता इसका लाभ अवश्य उठाएंगे।